अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 90 स्टार्ट करते हैं जी कैफ वन का। अच्छा जी, एक बात ज़रा डिस्कस कर लें पहले। आ जाइए स्टार्ट में ही अपने चैप्टर के पेज 524 ज़रा ऐसी तरह गो थ्रू करना था और फिर कुछ एक दो बातें डिस्कस करके फिर सवाल की तरफ जाते हैं। मैंने पिछली क्लास वाले बच्चों से पूछा था कौन सा सवाल करना है, उन्होंने कहा जी वो जो एग्जांपल थी ना डिस्क्लोजर वाली वो करवा दें, फिर मैंने वो करवा दी, ठीक है। लेकिन पूरा लेक्चर ही उस पर लग गया। खैर छोड़ें, पेज 524 से हमने कहानी शुरू की थी, रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर EPS निकालना सीखी, तो बोनस शेयर्स, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, इन सबको हमने पढ़ा। राइट शेयर्स भी देखे, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट की बात भी की थी कि इवन शेयर्स जो हैं वो हमने HDL वाले सवाल में देखा था ना कि शेयर्स थोड़ा इधर हो, शेयर्स जो हैं वो चाहे बोनस अगले साल में अनाउंस हुए हैं, अगर हमारे हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अभी तो हमने उसका असर भी डाला था। याद आ रहा है HDL वाला सवाल? नहीं याद आ रहा? बातें याद आ रही है मैं कर रहा हूँ। बेसिक EPS तक हमें कोई मसला दरपेश नहीं था, फिर डायल्यूटेड EPS स्टार्ट हुई। डायल्यूटेड EPS के अंदर हमने एक दिन के अंदर तो सिर्फ वो तीनों चीज़ें अलग अलग करके देखी थी। प्रेफरेंस शेयर्स अलग से एक आए, ऑप्शन अलग से आए और डिवेंचर्स अलग से आए, तो ये क्या ट्रीटमेंट डायल्यूटेड EPS क्या होती है, वो कैसे निकलती है, हर एक को अलग अलग देखा। अच्छा, अब उसमें एक मसला आ रहा था जो अभी तक आ रहा है, आप लोग होमवर्क भी कर रहे हैं। जैसे पेज 534 पे एग्जांपल 16 थी ICAP की, इसके अंदर लिखा हुआ था 20 मिलियन 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इररिडीमेबल भी हो सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मसला क्या था, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स हैं और सोल्यूशन में ICAP ने इसको क्या अज्यूम किया हुआ था, इररिडीमेबल। ऐसे ही है? अब बोलो, ध्यान से सुनना है सारी बात को। स्टॉक्स लिमिटेड में आए एग्जांपल 17, इधर भी ऐसा ही था, लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और सोल्यूशन में उसने क्या अज्यूम किया हुआ इनको, इररिडीमेबल, माइनस किया हुआ इसका डिविडेंड बेसिक EPS निकालते हुए। फिर हम आगे बढ़े, गोल्ड लिमिटेड आया, इसमें तो बॉन्ड्स थे, चलो इनमें तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे, इसकी तो टेंशन कोई नहीं थी। आगे बढ़े, सिल्वर लिमिटेड आया, इसके अंदर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे सवाल ने उसे अज्यूम किया हुआ है रिडीमेबल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और यहाँ पर सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कन्वर्टेबल तो इरिडीमेबल, वो इरिडीमेबल भी तो कन्वर्टेबल होते हैं, वो भी तो कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये तो कोई निशानी नहीं, ठीक है ना। तो वही बात होगी, प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर क्या आ गया, रिडीमेबल, उन्होंने अज्यूम किया। आगे बढ़े, ब्रॉन्ज में आए, ये तो ऑप्शंस वाला सवाल था। उससे आगे बढ़े, ओलंपिक्स वाला सवाल हमने किया था, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स थे जिनको ICAP ने सोल्यूशन में रिडीमेबल अज्यूम किया हुआ था। अभी तक कितने 4 सवाल देखे, 2 में उन्होंने रिडीमेबल अज्यूम किया है, 2 में उन्होंने रिडीमेबल अज्यूम किया। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल हमने किया। उसके बाद ये सवाल अभी मैं आपको करवाऊंगा जिसके अंदर अगेन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लिखे हुए हैं और ICAP ने इसके अंदर इसको भी इररिडीमेबल अज्यूम किया है। वो सारे सवाल तो मैं खुद करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करके अर्निंग्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक EPS उन्होंने यूज की है। अभी नहीं बीच में बोलना प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या अज्यूम किया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स को इररिडीमेबल। आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे ICAP क्वेश्चन बैंक पे चलते हैं। ICAP क्वेश्चन बैंक में आए, सबसे पहला सवाल हमने किया HDL। इसमें वो खामोश नहीं था, बल्कि उसने यूं कहा था शेयर होल्डर्स की इक्विटी के अंदर पड़े हुए हैं ये प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमने कहा था अच्छा इसका मतलब ये कौन से हैं, इररिडीमेबल। क्वेश्चन नंबर 7 आपके होमवर्क में था, आज जो करवाऊंगा, यहां पे उसने क्या बोला, रिडीमेबल है, यानी ये 2 सवाल में उसने एक्सप्रेसली बोल दिया रिडीमेबल। उसके अलावा तकरीबन 5 सवाल हमने देखे हैं जिनके अंदर उसने 3 में इररिडीमेबल किया हुआ है, 2 में रिडीमेबल किया हुआ है। इवन ये वाला सवाल जो है इसके अंदर भी इररिडीमेबल अज्यूम किया हुआ है, हालांकि सवाल खामोश था। अब मुसीबत तो ये है, सवाल कह दे इररिडीमेबल रिडीमेबल है फिर तो आसानी है, सवाल खामोश है तो क्या करें, क्या करें। मैंने आपको कहा था एक नोट डालें, अज्यूम करें, जो अज्यूम करें बस वो वाली ट्रीटमेंट कर दें, लेकिन नोट क्लियरली डाल दें, ठीक है। ये सवाल मैंने ICAP को भी डाला हुआ था, आज उनका भी रिप्लाई आ गया, तो उनका रिप्लाई आया था, ठीक है। वो असल में थ्रेड चल रहे थे और भी क्वेश्चंस कुछ पड़े हुए थे। खैर आज वाले सवाल का ये जवाब था, मैंने इनको ये कहा था कि जी ये बताएं प्रेफरेंस शेयर्स का ट्रीटमेंट क्या करें अगर सवाल खामोश हो तो। कभी आपने रिडीमेबल अज्यूम किया, कभी इररिडीमेबल अज्यूम किया। फिर मैंने ये सारी एग्जांपल के रेफरेंस भी उनको दे दिए, एग्जांपल फलां आपने देखें, फलां देखें, पेज नंबर फलां के ऊपर अपनी किताब में ये सारे रेफरेंसेस मैंने देकर उन्हें कहा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि रिडीमेबल अज्यूम करना या इररिडीमेबल खामोशी के केस में, तो क्या किया जाए। जब सवाल बोल रहा है फिर तो ठीक है, खामोश है तो क्या करें। तो उन्होंने वही बात की थी जो मैंने आपसे अर्ज की हुई है पहले। क्या कहा उन्होंने, ये तो कह रहे हैं ना पिछली क्यूरीज जो है उनके लिए अभी जरा वेट करें, ठीक है। सेकंडली व्हेन क्वेश्चन इज, यानी ICAP जवाब देता है। अच्छा व्हेन क्वेश्चन, ये आपको बता रहा हूं, मतलब पहले भी इस तरह से मैंने आपसे 1-2 बातें शेयर की हैं, उनका जवाब आया, उन्होंने कहा ये है। अच्छा बाकियों के बारे में उन्होंने होल्ड कराया तो वो प्रोसेस में पड़े होते हैं, जवाब देते हैं, आप लोग ईमेल करेंगे कोई बात पूछेंगे। सेकंडली व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट स्टूडेंट कैन राइट अप्रोप्रिएट असम्पशन विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट, दे विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। ये रिप्लाई अब ये देखें, मैं आपको सवाल भी दिखा दूं, ठीक है। ऑल्सो नीड गाइडेंस रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन चैप्टर 10, दैट इज व्हेन टू ट्रीट रिडीमेबल, व्हेन टू इररिडीमेबल, ब्ला ब्ला सारी एग्जांपल्स, ठीक है जी, व्हिच इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स। मैंने ये लिख के उन्हें भेजा था, तो उसका जवाब ये आया हुआ है कि व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट स्टूडेंट कैन राइट अप्रोप्रिएट असम्पशन विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट, दे विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है ना। यानी कि आप इनमें से रिडीमेबल या इररिडीमेबल जोन सी वाली असम्पशन ले लेंगे, वो असम्पशन क्लियरली लिख लेना, लेकिन फिर ट्रीटमेंट उस वाला कर देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मुझे आप उम्मीद है कि जितना रोला हमने डाला हुआ है, ठीक है, वो खामोश नहीं रखेंगे सवाल को, वो बता देंगे इररिडीमेबल है या रिडीमेबल है, ठीक है ना। लेकिन अब
इन सवालों में क्या करें, ये जो 5-6 सवाल आपको पढ़ाए जिनमें खामोश था, इसके अंदर फिर फिलहाल मैंने यही किया है कि सवाल के अंदर उसने जो अज्यूम किया हुआ मैंने भी वही अज्यूम करके नोट वही डलवा दूंगा, वो ट्रीटमेंट कर लिया ताकि सोल्यूशन मैच होता जाए, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अब इसके ऊपर रिलैक्स होना चाहिए। अगर वैसे मेरा मशवरा ये खामोश हो तो इररिडीमेबल अज्यूम कर लेना, ये मेरा मशवरा है। अजम्पशन लेनी है ना, दोनों ले सकते हो, उन्होंने कह दिया दोनों ले ले, ठीक है। मेरा मशवरा ये जरा मुश्किल काम आपको लग रहा है लेकिन अच्छा ना, उसका दिल खुश कर दे। इररिडीमेबल अज्यूम करेंगे तो बेसिक में से भी उसको माइनस करके ईपीएस निकालेंगे, डेरिवेटिव में तो उसका असर आता ही है, ठीक है ना। तो जरा उसका दिल खुश कर देना। खामोश हो तो इररिडीमेबल अज्यूम कर लेना, इससे जरा थोड़ा काम बढ़ेगा, लेकिन कर रिडीमेबल भी सकते हैं अज्यूम। ओके सही है। तो अगर सवाल कह रहा है इररिडीमेबल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने कर दी रफी यार, क्लास के बाद मुझे मिलना, ये बात मुझसे अलग से जो है वो पूछ लेना जी। अगर सवाल कहे रिडीमेबल है अच्छी बात है, अगर सवाल कहे इररिडीमेबल है अच्छी बात है। सवाल खामोश है, कोई एक अजम्पशन ले लो लेकिन उसको क्लियरली लिख दो कि आई हैव अज्यूम्ड प्रेफरेंस शेयर्स एज रिडीमेबल या इररिडीमेबल, और फिर उसका ट्रीटमेंट कर देना, ठीक है। ओके डन जी। हाँ पैट में से प्रेफरेंस शेयर माइनस करते हैं, पैट में से करते हैं तो फिर वापस ऐड कर देते हैं। वो करेंगे कैसे नहीं किया होगा, हो ही नहीं सकता, अगर नहीं होगा तो गलती है। देखो आपने इसको इररिडीमेबल अज्यूम किया तो पैट में से इसका डिविडेंड माइनस कर दिया, ठीक है ना। लेकिन जब आप इसकी कन्वर्जन अज्यूम करते हो तो इसकी कन्वर्जन होने के बाद ये तो ऑर्डिनरी शेयर बन जाएगा, तो ऑर्डिनरी शेयर बन जाएगा तो फिर वो डिविडेंड तो प्रेफरेंस वाले का था, वो माइनस तो नहीं होना चाहिए, तो वही फिगर फिर ऐड हो जाएगी। लेकिन कर लेंगे ना, किसी सवाल में देख लेते हैं, इस सवाल में। हाँ बोलो। एक सवाल में किया था कि बोनस इशू ना किस साल से किस साल आ रहा था, तो इस साल में इसका इम्पैक्ट लिया था, लेकिन जो पहले हमने चांद वाला सवाल किया पिछले साल में उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं लिया था, वो उसके अंदर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट थी, मैंने ऐसे ही करवा दिया, देखते हैं क्यों नहीं किया। फिलहाल ये सवाल कर लूँ, इसको इंटैक्ट रखना, सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैं अभी देखना नहीं चाह रहा, उसको टाइम नहीं मेरे पास, मैं ये सवाल पहले करवा लूँ, ठीक है। ठीक है, डिस्क्लोजर कर लें। ये सवाल भाई का है कि चांद लिमिटेड वाले सवाल के अंदर हमने कंपैरेटिव को रीस्टेट क्यों नहीं किया अगर बोनस शेयर, तो वो मैं देख लेता हूं, अगर वो ऐसा था तो होना चाहिए था, उसको देख कर ही जवाब दूंगा। फिलहाल मैं उसको देखना नहीं चाह रहा क्योंकि पहला टारगेट वो है जो पिछली क्लास में सब कुछ हो गया। एक क्वेश्चन आ गया ना, इसको राइट करें, लिख लें अपने उस पॉइंट्स के अंदर, पास पेपर 1 ईपीएस का भाई का सवाल, ऐसे लिख लें बस, ठीक है। फिर भाई से दोबारा पूछ लेंगे, ठीक है। वापस आएंगे इधर, ये सवाल है हमारा अबरार लिमिटेड, ये वाला जो सवाल है ना इररिडीमेबल वाला, यहाँ पे हमने अज्यूम किया ना इररिडीमेबल, अभी इसके अंदर ट्रीटमेंट नजर आ जाएगा। फिर 6 मैंने होमवर्क में दिया दोबारा, ठीक है। लेकिन वो 6 से बहुत आगे बात निकल गई। यहाँ पे हमने 2 साल का नोट बनाया, 1 बाय 1 करके मैंने आज सारा लेक्चर मैंने इस डिस्क्लोजर पे लगाया, और आज सारे लेक्चर के अंदर मैंने बस तसल्ली से वही काम किया जो आज तक हम करते आए हैं, ठीक है, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। लेकिन कल की क्लास में कोई लेट नहीं आएगा, मैंने सुबह वालों को भी कह दिया, क्योंकि कल हम कैश फ्लो का पहला सवाल करेंगे। इसमें जो कमी बेशी है करेंगे, कोई हम रिलैक्स, ये अब मैं हो चुका हूँ कि बस वो कैश फ्लो स्टार्ट होना है कल। इसके अंदर अब बच्चों को कहा था आज एक्स्ट्रा क्लास कर लें, उन्होंने कहा जी टेस्ट हो लेने, आज हालांकि टेस्ट छोटा सा था, वो छोटा सा टेस्ट आज मैंने रखा हुआ, तो वो कहते हैं जी कल रखेंगे क्लास। तो खैर कल एक्स्ट्रा क्लास रख के उसके अंदर फिर ये ईपीएस के एमसीक्यूज वगैरह या जो रेशियोज के जो कुछ भी रहता है अब हम एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं करेंगे। कैश फ्लो इंशाल्लाह कल शुरू करना है, टाइम पे आइएगा, क्योंकि पहला दिन है, 1 घंटा 40-45 मिनट पूरे के पूरे ही लगेंगे शायद एक सवाल पूरा करने के लिए। एक सवाल पूरा करना होता है पहले क्लास में, आपको पता है, वो इंपॉर्टेंट है कि सारा कंप्लीट हो जाए, तो टाइम पे आइएगा। खैर रिक्वायरमेंट है, पेज नंबर बता दें, रिक्वायरमेंट है पेज नंबर बता दें, 540 है जी। रिक्वायरमेंट है show presentation of basic and diluted EPS and prepare disclosure note of EPS in accordance with IAS 33 for 22 और including 21 comparative। शो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में कहां नजर आता है, तो आपको बताया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर पीएनएल अलग बना रहे हैं, ओसी अलग बना रहे हैं, तो पीएनएल वाले सफे पे एंड पे, और अगर पूरा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम एक ही सफे बना रहे हैं तो फिर उस सफे के एंड के ऊपर लिख देंगे, और सिर्फ यूं लिखना है बेसिक एंड डाइल्यूटेड जैसे कल सिखाया था, ठीक है। अब अगली बात, प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी नहीं है कि हम उसके स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मैं यूं जिस तरह से आपको लिख के समझाया था, सेल लिखूं फिर पैट लिखूं, फिर बस उसने कहा है कि प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस बताओ ना, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी बात बतानी थी, ये जैसे कल सिखाया था, सिर्फ हेडिंग देनी थी। अब स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, और ये सारी बात तो मैंने कल वाली रिवाइज की हुई है ना, ठीक है। सेल से चल के पैट आता है और फिर ओसीआई ऐड होता है और फिर टीसीआई आता है, लेकिन उसने जो कहा है वो सिर्फ इतना सा था, ये सारा कुछ ना लिखो, सिर्फ ये बता दो बेसिक ईपीएस कैसे करनी है, और आज डाइल्यूटेड भी आएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। लेकिन मैंने अगेन कंप्लीट डिस्कशन कर दी ताकि आपके सामने वो यूं भी कह सकता था स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना दो, तो हम उसमें फिर पैड भी शो करते, ओसीआई का वो आइटम होता तो वो भी शो करते जैसे क्वेश्चन 7 में था, ठीक है ना, और फिर ईपीएस भी शो करते, ठीक है। ओके, अब रिक्वायरमेंट का पता लग गया हमें कि एक तो बेसिक ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस कहां आनी है ये दिखाना है हमने, और दूसरा उसने कहा है डिस्क्लोजर भी बनाना है, तो हम आज IAS 33 का डिस्क्लोजर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। हाँ उसके अंदर कोई अंग्रेजियां लिखनी रहेगी, लेकिन उस सवाल के अंदर जरूरत नहीं थी अंग्रेजी लिखने की, वो रीस्टेटमेंट जब हम करते हैं ना, राइट इशू इस साल वाला और बोनस इशू और पिछले साल को रीस्टेट करते हैं, तो उसके लिए अंग्रेजी में लिख के बताना होता है, वो इंशाल्लाह हम बता लेंगे जब किसी सवाल के अंदर आएगा। तो फिलहाल अच्छा कोई पता भी कोई नहीं है, मैं अभी हिसाब लगाऊंगा दिनों का, हो सकता है कल का दिन में फिर ईपीएस पे लगा दूं, मूड की बात है। लेकिन आज बच्चे काफी कंफर्टेबल हुए हैं, थोड़ा मैं भी रिलैक्स हुआ हूं, तो हो सकता है, ये तो अब मेरी कैलकुलेशन के ऊपर है, हो सकता है कल का दिन हम मजीद ईपीएस पे लगा जाएं, कोई एक आधे सवाल को और डिस्क्लोजर कर लें ताकि सही तसल्ली हो जाए। वैसे अब आज इंशाल्लाह इस क्लास के बाद आप काफी बेहतर फील करेंगे, वो स्टेज आ गई है कि जिसके अंदर कह रहा था चल यार एक दिन और पढ़िए या ना पढ़िए इस टॉपिक में भी, ठीक है ना। अबरार लिमिटेड हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 200 एंड 156 फॉर द ईयर 31 दिसंबर 22 एंड 21, जरा ध्यान से ही देखना था, ये 22 का प्रॉफिट है और ये 21 का, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिस्क्लोज करना चाहूं तो ये यहां पर आएगा 200 और यहां पर कितना, लेकिन उसने ये रिक्वायर नहीं किया हमसे डिस्क्लोजर, मैंने बस ऐसे दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट, द डिटेल्स ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आर एज फॉलोज, 100 मिलियन शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये
ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। दीज शेयर्स आर इन इशू सिंस योर कॉर्पोरेशन, चलो शुक्र है जान छुट्टी, कोई फ्रैक्शन टाइम की लगाने की जरूरत नहीं है, और चुप है तो जाहिर सी बात है मार्केट प्राइस पर ही होंगे। नेक्स्ट 20 मिलियन 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सवाल खामोश है, पर्चे में आपकी मर्जी है, कोई भी नोट डाल दें। मैंने सवाल में नोट क्या डाल देना है, आई हैव अज्यूम्ड नोट 1, नोट, सवाल शुरू करते ही नोट आई हैव अज्यूम्ड, बल्कि तो सोल्यूशन पे डाल देते हैं, सोल्यूशन पे टॉप पे ही डालूंगा, ठीक है। आई हैव अज्यूम्ड दीज प्रेफरेंस शेयर्स एज इररिडीमेबल, ठीक है, ओके डन। तसल्ली इसलिए मैंने आपकी करवाई है सोल्यूशन, उनका रिप्लाई दिखा के मेरे पे शायद इत्मीनान ना भी करते आप, तो आपको मैंने इसलिए दिखा दिया है कि आप नोट देकर कोई एक अजम्पशन लेके चल सकते हैं, ठीक है, ओके। नहीं आया अभी, उन्हीं के बारे में कह रहे थे, 3-4 सवाल अभी पेंडिंग है मेरे, आ जाएंगे इंशाल्लाह, आपको बता दूंगा, ग्रुप्स भी बने हुए हैं, आखिरी दिन भी बता सकता हूँ, कोई बात, आपने बस रहना रफ्ते में, ठीक है। अच्छा सुने, जिधर दिल करे क्वेश्चन नंबर 1 लिख के नीचे नोट डाल दो, फिर आगे सवाल शुरू कर लो, ठीक है, कहीं लिख देना वो सारा सवाल पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज पढ़ते हैं आपके पर्चे का, वो हर एक लफ्ज पढ़ते हैं आपके पर्चे का, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस ऐसे देखना और गुजार देना, तो कहीं भी लिखोगे तो काफी है, लेकिन बेहतर है टॉप पे लिख लो। अच्छा 20 मिलियन 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि हमने अज्यूम किया है इररिडीमेबल है, ऑफ ₹20 ईच, ये इनकी फेस वैल्यू है, 20 ईच क्या है, 20 फेस, आर ऑल्सो इन इशू सिंस इन कॉर्पोरेशन, ये भी शुरू से आ रहे हैं, ठीक है। इनमें भी बड़ा मसला होता है, अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ये डायल्यूशन के अंदर यूज होने हैं, अगर ये ड्यूरिंग द ईयर आए ना, लाइक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन बैंक 7, तो फिर उसी के हिसाब से आपने फ्रैक्शन लगाना होता है, वो इंशाल्लाह 7 करते हैं, उम्मीद तो है करेंगे आपकी क्लास, उनको भी ये लारा लगा के आए हो कि ये सवाल पूरा करूंगा आपकी क्लास में, तो 7 उम्मीद है आपकी क्लास में पूरा होगा, ठीक है। अच्छा तो 1 प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन यकम दिसंबर, बहुत बात की बात है, फिलहाल तो कन्वर्टेबल है, ठीक है। अब बेसिक ईपीएस के अंदर ये प्रॉफिट यूज होने हैं और ये वाला ऑर्डिनरी शेयर्स यूज होने हैं, ये शेयर्स यूज नहीं होने, डाइल्यूटेड में होने, ठीक है। 4 मिलियन ऑप्शंस वर इशूड ऑन यकम जनवरी 2022, ये पहले साल में नहीं है, दूसरे में आए हैं, पहले साल में ये कोई नहीं थे, तो पहले साल की डायल्यूशन करते हुए, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए ऑप्शंस का जिक्र नहीं करना, दूसरे साल के अंदर ये आ रहे हैं, ठीक है जी, नहीं करेंगे। रीस्टेट करने के लिए आपको बताया हुआ बोनस है, स्प्लिट है, कंसोलिडेशन है, और वो भी वेटेड एवरेज जो बेसिक ईपीएस में कैलकुलेट होती है, ये डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं, ये शेयर्स हैं ही नहीं अभी, हम तो कह रहे हैं अगर ये इशू हो जाए तो क्या करना है, ठीक है ना, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसीलिए मैंने कहा आज का दिन पूरा इस पे लगाकर मुझे महसूस हुआ है बच्चों के हिसाब से कि बेहतर फील कर रहे थे, आप भी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सवाल आसान है, लेकिन मैंने स्टिल अपनी वर्किंग के फॉर्मेट को उसी तरतीब पे रखा है, बेसिक ईपीएस निकाली है, डाइल्यूटेड के लिए उसी तरह से टेबल बनाया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखा है, रैंकिंग की है, खाम ये काम किया है, ताकि आपको एक सेट पैटर्न पता लग जाए। अभी तक हमने ओलंपिक्स वाला सिर्फ एक सवाल किया हुआ है तरतीब से लंबा, आज हम उस तरह के 2 समझो, 2 साल का करना है तो 2 सवाल आज हो जाएंगे, फिर उसी तरह से आप एक सवाल होमवर्क में करेंगे, फिर इस तरह से एक आधा मैं और सवाल करवा दूंगा, तो डाइल्यूटेड ईपीएस पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह, लाइक बेसिक ईपीएस, ठीक है। अच्छा 4 मिलियन ऑप्शंस हैं, ठीक है जी, डन हो गया। अब हमने कैलकुलेशन शुरू करनी है। मजे की बात यह है कि बेसिक ईपीएस निकालने के लिए जो नंबर ऑफ शेयर्स यूज होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गिवन है, उनको वेटेड एवरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं कब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, वो कह रहा है ये 100 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ये हमेशा से आ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर हमारे पास अवेलेबल है 100 मिलियन, इन्होंने तो आना नहीं होता, ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है ये, बेसिक ईपीएस कैलकुलेशन में इन्होंने कोई नहीं आना। हाँ हमने इसको इररिडीमेबल चूंकि अज्यूम कर लिया है, और मैंने इसलिए भी किया अज्यूम कि कल वाले सवाल के अंदर भी प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल कोई नहीं थे, तो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आया था, मैंने डिस्क्लोजर बनाना है ना, तो मैंने वहां पे दिखाना भी तो है रेकंसाइल करके, ठीक है। तो शुरू करते हैं काम। अभी हमारी वर्किंग्स हैं, नोट बनेगा इंशाल्लाह उधर, नोट उधर बनाएंगे, ठीक है ओके। अभी हमारी वर्किंग्स, तो वर्किंग नंबर 1 बेसिक ईपीएस। अच्छा जी, यहां पे भाई ने कहा पहले नोट नहीं लिखा आपने, तो हमने यहां पे टॉप पे नोट लिखा, वी हैव अज्यूम्ड, आई हैव अज्यूम्ड प्रेफरेंस शेयर्स एज इररिडीमेबल। जी स्टूडेंट, नहीं मैंने ये कहा था कि जो रिडीमेबल होता है, क्यूमुलेटिव तो लगी, देखो क्यूमुलेटिव को कहना चाहिए कि वो तो रिडीमेबल लाजमी होगा, क्यों, क्योंकि जो रिडीम होने वाले हैं तो लाइक लोन होते हैं, उनका इंटरेस्ट तो लाजमी पे कर रहे होते हैं हम, लाइक डिविडेंड। लेकिन इन सारी बातों को छोड़ दो भाई, अगर शेयर रिडीमेबल है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव वो भी हो सकता है, अगर शेयर इररिडीमेबल है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव वो भी हो सकता है, सारी बहसों से निकल आओ, सादा सी बात है। अगर उसने कह दिया है इररिडीमेबल, क्यूमुलेटिव है, तो आपने अनाउंस हो या ना हो आपने उसको रिकॉर्ड करना है। इररिडीमेबल है, उसने कहा या आपने अज्यूम किया, अब अगर क्यूमुलेटिव नहीं है, नॉन क्यूमुलेटिव है, तो फिर सिर्फ अनाउंस होने की सूरत में आप डिविडेंड लोगे। दूसरी तरफ आते हैं, रिडीमेबल है, या उसने कह दिया या आपने अज्यूम किया। अब अगली बात, क्यूमुलेटिव है तो अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है, और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो वो बताएगा कि जी अनाउंस किया हुआ या पे किया हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से लेकर चले, मत अपने आप को कंफ्यूज करें यार, इसका कुछ कर लें भाई। दानिश नहीं बैठे, दानिश बता दें, किसी को बुला लें जी। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कई बार हमने देखे होते हैं, कैसे नहीं हो सकते। आपने देखो प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल है, पैसे कभी वापस नहीं आने, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे मसाइल है ना। एक मसला यह है कि वोट नहीं दे सकते, दूसरा मसला कि इनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है अच्छे वक्तों में भी, तो अगर ये कन्वर्ट करके ऑर्डिनरी बन जाएंगे तो इनके पास वोटिंग पावर भी आ जाएगी और इनको वेरिएबल डिविडेंड भी हो जाएगा। बिल्कुल उनकी क्लासिफिकेशन इक्विटी में है ना, लेकिन वो ऑर्डिनरी शेयर्स तो नहीं है ना, कन्वर्टेबल तो हो सकते हैं। इररिडीमेबल भी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स तो हो सकते हैं ना।
दोनों में तो डिफरेंस है ना भाई, ठीक है। तो हमने हर चीज को देखना है कि वो ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो सकती है, तो वो डायल्यूटिव है या नहीं है, वो फिर देख रहे होते हैं, ठीक है बेटा, वो उस वक्त देख लेंगे। फिलहाल सादा बात, इररिडीमेबल भी प्रेफरेंस से ऑर्डिनरी में आएगा तो कन्वर्ट ही हो रहा है ना, कन्वर्टेबल होते हैं, और कई सवाल किए हमने, होते हैं बिल्कुल, ठीक है। जो आपने एग्जांपल देखी थी उसके अंदर क्या देखा था, जो पहली दो एग्जांपल में मैं आपको क्या हूं, इररिडीमेबल हमने आई के अपने अज्यूम किया, वहां पे क्या कर रहे थे हम, इररिडीमेबल नहीं था, इररिडीमेबल कन्वर्ट नहीं करवाया हमने, डायल्यूट करते हो, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा जी, बेसिक ईपीएस रुपीस कितने मिलियन शेयर, कितने मिलियन का प्रॉफिट है, 150, ये तो 40 नहीं था, खैर। अच्छा मैं यहां से पढ़ लेता हूं ना, 2021 का प्रॉफिट था 156, 2021 का प्रॉफिट कितना है जी, 156, ठीक है। तो 156 रुपीस 156 मिलियन, लेकिन हमने क्या अज्यूम किया है, प्रेफरेंस शेयर्स को इररिडीमेबल। जब प्रेफरेंस शेयर्स को इररिडीमेबल अज्यूम कर लिया है तो फिर इनका प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां पर हमने एक स्टार लगा लिया। अब प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है, प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने के लिए हम आए इधर, पहले पूरा सवाल की वर्किंग उस तरफ करेंगे, फिर मैं नोट वहां से देखकर यहां बनाऊंगा, ठीक है ना, वर्किंग से देख, ओके। अच्छा जी, 20 मिलियन 8% कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 ईच आर इन इशू, ये इनकी फेस वैल्यू है। अगर ये इससे महंगे या सस्ते दिखते हैं ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए फेस वैल्यू यूज करनी है, मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 में जाकर दोबारा भी ये बात कर दूंगा, ठीक है। खैर 20 मिलियन शेयर्स हैं, हर शेयर 20 रुपए का है, तो 20 मिलियन इंटू 20 रुपीज, 400 मिलियन रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसका 8%, ये है उसका डिग्री। तो रुपीज कितने जी, 20 मिलियन इंटू रुपीज 20 मल्टीप्लाइड बाय, अब चूंकि उसने खुद से नहीं बताया हुआ कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है या नहीं है, तो इसलिए हमने भी इसको अज्यूम करना है कि अलाउएबल नहीं है, इसको नेट ऑफ टैक्स करने की जरूरत नहीं है जी। बोले कितना आ गया, 32 मिलियन रुपीस, ठीक है। तो रुपीस 32 मिलियन, ये प्रेफरेंस डिविडेंड हमने कर दिया माइनस, ठीक है जी। अब डिवाइड करना होता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। शेयर्स में वेटेड एवरेज वाला मसला तब आता जब हमारे इस साल के अंदर ये शेयर्स पूरा साल आउटस्टैंडिंग ना रहे होते, या ये पड़े थे ओपनिंग 100, कोई और नए ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हो जाते मार्केट प्राइस पे, कोई शेयर्स बोनस इशू हो जाते, कोई शेयर स्प्लिट होता, कोई कंसोलिडेशन होती, कोई नए मार्केट प्राइस वाले, कोई राइट इशू वाले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिंदगी बड़े सुकून में थी, ठीक है। फोकस डिस्क्लोजर पे था ना इस सवाल के अंदर, फिर डिस्क्लोजर बनाना है, ठीक है। तो ये 100 मिलियन शेयर्स ऑर्डिनरी ये हमारे गिवन है, बेसिक ईपीएस वाले शेयर्स हमें गिवन थे, इनमें कोई चेंज सवाल के अंदर नहीं था। तो 100 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, भाई बेसिक ईपीएस का डिनोमिनेटर क्या होता है, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स ना आता है, ये ईपीएस क्या है, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो आंसर इज रुपीज 1.24 पर शेयर। ये ओपनिंग भी यही है, 100 मिलियन की बात करें, ये ओपनिंग भी यही है, क्लोजिंग भी यही है, हमेशा से यही है। वो कह रहे हैं जब से कंपनी बनी है तब से ये 100 है, और उसके बारे में बताएगा कब से बनी है, तो फिर पता नहीं कब बनी है। 21 में भी यही 100 था, 22 में भी यही 100, 21 और 22 है ना, तो 21 में भी यही 100 था, 22 में भी यही 100 है, ठीक है ना। चेंज कब आता, अगर वो कहता है 21 के अंदर, 21 के स्टार्ट में यही 100 था और 21 में कोई नए शेयर्स इशू हो गए मार्केट प्राइस पे, कोई नए शेयर्स इशू हो गए, आगे आप कह रहे हो ऑप्शन इशू हो रहा है, ऑप्शन है वो भी शेयर्स अभी इशू नहीं हुए, वो तो कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स हैं, कहीं जाकर होंगे, फिलहाल नहीं हुए, इसका मतलब शेयर्स हुई जी। किसका, अगर होता तो वेटेड एवरेज निकालते, हमें निकालना आता है, फिर यहाँ पे हम वर्किंग 1 लिखते हैं और ये शेयर्स वहां पे निकलते, ओपनिंग 100 मिलियन 100, फिर न्यू इशू, फिर बोनस इशू, फिर स्प्लिट, वो सारा काम आता है, वो उन्होंने नहीं करवाया आपसे, वो दे दिया उन्होंने, इसमें कोई चेंज नहीं है पूरे सवाल में, ठीक है। चलें आगे। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या होता है जी, डायल्यूटेड ईपीएस। डायल्यूटेड ईपीएस के लिए मुझे पता है कि इस सवाल के अंदर पहले साल में सिर्फ एक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, तो जैसे हमने वो 4 सवाल 8 8 ए 8 बी 8 सी किए थे, तो एक इंस्ट्रूमेंट था, बिल्कुल वैसे ये सवाल हो सकता है, यानी आप बेसिक वाले को रखें और माइनस कर दें उसमें से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा, मैं आपके साथ पूरी तरतीब दोबारा से रिवाइज करूं, ठीक है ना। कि ये डायल्यूटेड ईपीएस कैसे निकला करती है, स्टेप 1 में हमारा बेसिक ईपीएस ही लिखा जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ईपीएस और बस। अब एक मिनट, अच्छा अब बेसिक ईपीएस उठाकर इधर लिखते हैं, अब्दुल्ला मैं आपको कहा 1 मिनट, उसको नहीं कहा, सही बोला, ठीक है जी। बेसिक ईपीएस न्यूमरेटर में कितनी लिखेंगे, इसको नेट करो, 124, डिनोमिनेटर आंसर इज, तो ये वही चीज दोबारा लिख लिया हमने, उतार ली नीचे। अब अगला मसला आता था, हम रैंकिंग करते थे, मैंने माना कि एक है, लेकिन चलो चेक ही हो जाएगा डायल्यूटिव भी है कि नहीं है, ठीक है। तो हम अपनी वर्किंग करेंगे, तरतीब को नहीं छेड़ रहे, वर्किंग नंबर 2, इसमें मैंने रैंकिंग करनी है। रैंकिंग के अंदर मैं लेता होता हूं चेंज इन न्यूमरेटर, सुकून से सवाल करना है आज, सिर्फ रिलैक्स होना है आज हम। चेंज इन डिनोमिनेटर, इंक्रीमेंटल ईपीएस, और फिर इसका रैंक। हवा डायरेक्ट पढ़ लीजिए, ऊपर करवा दो, ऊपर ही है वैसे इस वक्त। अच्छा नाउ एक ही चीज हमारे पास माना, लेकिन लिख लें प्रेफरेंस शेयर्स, अगर ये कन्वर्ट हो जाएं इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, हारून भाई देख लें जरा ध्यान से,
अगर ये कन्वर्ट हो जाएं ऑर्डिनरी शेयर्स में, ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो फिर क्या ये 32 रुपए का डिविडेंड माइनस करके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर देखेगा? नहीं, इसका मतलब न्यूमिनेटर में फिर क्या आएगा? इंक्रीज। लेकिन वो इंक्रीज दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, वो 32 ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है, ये स्टार ही लगा दें इसको भी, ठीक है? यानी कि ये स्टार 32 की कैलकुलेशन के लिए यूज हो गया ना। यहाँ कहीं टॉप बॉटम कहीं ना कहीं तो ये लिखा होगा ना, आपने, मैंने साइड पे लिखा है। नहीं पसंद आ रही है बात तो इसको वर्किंग 1.1 कर दो। अच्छा, वैसे वर्किंग 1.1 भी कर सकते थे, चलो जी स्टार ही ठीक है, बच्चे कह रहे हैं। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स में न्यूमिनेटर का चेंज कितना है? 32। अच्छा, और अगर ये कन्वर्ट हो जाए इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स तो डिनोमिनेटर में क्या इंक्रीज आएगा? 1 प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स टोटल कितने? 20 मिलियन। आप स्टार पे छोड़ें, यहीं पर कैलकुलेशन हो सकती थी, मैं करके दिखाता हूं दोबारा कैलकुलेशन, जरा रिवीजन 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 रिवीजन। 20 मिलियन शेयर्स हैं, हर शेयर 20 रुपीज का है और 8% इस पर इंटरेस्ट है। तो इसलिए ये काम किया हमने, इसको 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 70%, इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना। फिर बोलो जी, 2 मिलियन शेयर्स हैं, ये 7 की भी तैयारी 700, 20 मिलियन सॉरी शेयर्स हैं और हर शेयर 20 रुपीज का है, तो ये आ जाता है हमारे पास टोटल कैपिटल, टोटल अमाउंट ऑफ लोन लाइबिलिटी, जो भी है, जो भी कहें, रिडीमेबल कहें तो लाइबिलिटी है, और अगर इरिडीमेबल कहें तो ये कैपिटल है, टोटल अमाउंट आ जाती है इससे, ठीक है? फेस वैल्यू देखें, चाहे डिविडेंड हो चाहे इंटरेस्ट हो, जो भी चीज होती है उसकी परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे लगती है, याद रखना। आप डिविडेंड की परसेंटेज किस पे लगाते होते थे? शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे। शेयर कैपिटल में क्या पड़ा होता है? फेस वैल्यू, उससे ऊपर नीचे जाने नहीं देते, ठीक है? ऐसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड है, किस पे निकालोगे? प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू पर। डिवेंचर्स है, किस पर निकालोगे? इंटरेस्ट, फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा के। ये 7 की तैयारी कर रहा हूं, इसमें तो कोई मसला नहीं था, ठीक है जी? तो कितने परसेंट है इंटरेस्ट रेट? 8%। लेकिन चूंकि सवाल में ऐसा कुछ नहीं उसने लिखा हुआ कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है, तो इसलिए हमने इसको खुद से अज्यूम नहीं करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर में क्या चेंज आएगा? उन्होंने कहा है जी, अगर ये शेयर्स कन्वर्ट हो, ये प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो 1 प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। टोटल है कितने? 20 मिलियन। और कितने शेयर्स बन जाएंगे? तो फिर कितना बन गया? अब इंक्रीमेंटल ईपीएस क्या है? 0.8। बताओ मुझे डायल्यूटिव है कि नहीं है? डायल्यूटिव कैसे पता लगी? तो मैं वही रिवीजन कराने लग गया हूं आपको जो मैंने पढ़ाया था, ताकि आप लोग आज सिर्फ रिलैक्स हो जाए, ठीक है? कुछ नहीं है इस टॉपिक में। अच्छा, अब एक ही है तो इसका पहले ही रैंक है, सुकून से न्यूमिनेटर उठाओ, न्यूमिनेटर में ऐड करो, डिनोमिनेटर उठाओ, डिनोमिनेटर में ऐड कर लो, ठीक है? तो यहां पे हमने आकर लिखा प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? अगर कोई और चीज होती तो स्टेप बाय स्टेप वो ऐड होती जाती, ठीक है ना जी? न्यूमिनेटर में क्या ऐड होगा? 32 और डिनोमिनेटर में 40। न्यूमिनेटर का टोटल क्या हो जाएगा और डिनोमिनेटर का और ईपीएस 11। अब ये 1.11 क्या है? डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है जी? लेकिन ये सारी तो आपकी वर्किंग्स थी, यूजर को तो ये वर्किंग नजर नहीं आती, यूजर को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नजर आ रही होती है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। बेसिक डेरिवेटिव दोनों निकल चुके हैं बेटा, वो ऑप्शन अगले साल में, इस साल में है नहीं। वो ऑप्शंस इशू हुए हैं ऑन 1 जनवरी 22। अभी मैं 21 पे हूं और मैं 21 को नहीं छोड़ रहा, 21 को घर पहुंचा के 22 पे जाएंगे, यानी कि अब नोट बनाते हैं 21 का, ठीक है जी? मैंने कहा था, लेकिन मैंने वैसे ही कर दी, आप ना करें, आपकी डायरेक्ट करने कहां से सवाल आया? तो यही चीज यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने तो कहा कर लें ताकि जरा रिवाइज हो जाए, ये भी मैंने थोड़ी पहले कहा था। नहीं बोलो यार, फिलहाल ना इसमें बोनस आ रहा है ना इस सवाल में छेड़ सकते हैं, ऑलरेडी एक काम सिखाना शुरू किया हुआ है, नोट बना लें। मैं आपका सवाल ले लेता हूं ना, इस सवाल में बोनस शेयर्स हैं यार? नहीं है तो ये सवाल पहले कर लेना पूरा, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आ जाऊंगा, ठीक है? अच्छा जी बच्चों, बेसिक ईपीएस कितनी है? बेसिक ईपीएस कितनी है? ये सारा कुछ ना छोड़ के फिर नए एक तरफ चल पड़ेंगे हम, उसको छोड़ दो, फिलहाल वो बात कर लेंगे। फिलहाल एक सवाल सामने खुला हुआ है, डिस्क्लोजर बनाना है, जिंदगी में पहली बार ये डिस्क्लोजर बनेगा आपके सामने, डायल्यूटेड भी है और इंपॉर्टेंट है। आईकैप ने ये 2 सवाल डाले, ये डाला है और एक क्वेश्चन बैंक 6 डाला है, इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार वो डिस्क्लोजर बनाएगा, आज से पहले नहीं बनवाया उसने, तो ये करवा लेने दो मुझे, ठीक है जी? बेसिक ईपीएस कितनी है? 1.24। यहां पे 1.24 हमने आके लिखा, जैसे आपको मैंने बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्क्लोज किया जाता है, बेसिक ईपीएस आ गया। अब ये बेसिक ईपीएस देखकर यूजर कहने लगा ठीक है 1.24 तो आपने निकला कैसे? हमने कहा अभी बताते हैं, 12.1 में आओ। 12.1 में आया यूजर, तो हमने से कहा हम तुम्हें बताते हैं बेसिक ईपीएस कैसे निकली। इसमें हम लेते होते हैं अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अभी देखते हैं, माइनस तो ही ना करना, वो तो रेकंसिलिएशन बनानी होती है, ठीक है? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और डिवाइड करते हैं उसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स से, तो हमारे पास आ जाती, ये रुपीज में होता है और ये नंबर्स में होते हैं, तो हमारे पास बेसिक अर्निंग पर शेयर आ जाती है। तो यूजर आपको हम बताते हैं हमने बेसिक ईपीएस कैसे निकाली। अब वो वर्किंग यूज करनी है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है? न्यूमिनेटर में क्या यूज किया है? इसको नेट करके 124 और डिनोमिनेटर में 100, ठीक है? 124 यूज किया हमने, यहाँ पे लिखा हमने आके 124 और यहाँ पे 100, और इसका आंसर ऐसे पर्चे में लिखना चाहो तो लिख लो 124 डिवाइड बाय 100, जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गौर करें इधर देखें तो ये हमारी होकाकुजी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ईपीएस का नोट है, जिसमें से लिखा हुआ है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, और बस आगे वो डिवाइड करके ये आंसर दिया होगा।
तो यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है दिस बाय दिस, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं जी। तो ईपीएस कितनी आ गई बच्चों? 1.24। अब यूजर को ये 1.24 तो नजर आ गया, हो गया इसका रेफर 1.24, फिर ये ऐसे निकला। अब इसको अगली तकलीफ पड़ गई, कहता है यहाँ पे प्रॉफिट 156 है, यहाँ पे प्रॉफिट 124 है, ये क्या मसला है? ये अभी तक कल वाला सवाल चल रहा है, आज वाला तो डायल्यूटेड के अंदर आना है, ठीक है। ये 156 है और ये 124 है, मुझे कुछ समझाएं। हमने कहा अभी समझाते हैं, जरा 12.2 में आ जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। हंसने वाली कोई बात वैसे थी नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमने लिखा अर्निंग्स, ठीक है। तो इसको हमने कहा जी भाईजान आप देख रहे हैं पैट जो कि है 156, लेकिन हमने इसमें से लेस किया है प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल का, ठीक है। कितना जी? तो जब हमने ये माइनस किया है ना यूजर, तो ये 124 आया है। तो उसने कहा चलो बेसिक ईपीएस तो ठीक हो गई, क्योंकि बेसिक ईपीएस में इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप खुद देखें ना, बेसिक ईपीएस के अंदर क्या होता था? शेयर्स के रोले, न्यूमरेटर में सिर्फ यही रोला होता था, पैट में से इररिडीमेबल का प्रेफरेंस माइनस करना पड़ सकता है। इसलिए तो मैंने इसमें उसने किया भी हुआ था इररिडीमेबल, मैंने जान के इररिडीमेबल ही अज्यूम किया क्योंकि मैंने नोट बनाना था, मैं चाह रहा था कल की तरह से यहां जीरो ना आए, ठीक है। तो बेसिक ईपीएस के न्यूमरेटर में मैक्सिमम क्या होता है? पैट ने आना है और मैक्सिमम इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होना होता है। और डिनोमिनेटर के जो रोले हैं वो क्या थे, वो अलग से हमने देखे थे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जब हम निकालते हैं उसमें मार्केट प्राइस पे शेयर इशू करो, बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन और राइट इशू, वो सब कुछ करके ये फिगर आ जाती होती है, ठीक है। तो ये सारी फिगर भी वर्किंग में कैलकुलेट हुई यहां पे आई होती है। यानी बेसिक ईपीएस अगर डिस्क्लोजर, बेसिक ईपीएस सवाल में और वो कोई डिस्क्लोजर बना दो तो बस ये डिस्क्लोजर है। यहां पे प्रेजेंट होगी 1.24, कैसे निकली यहां पे बताएंगे। इसमें अर्निंग्स और पैट की रेकंसिलिएशन वो यहां पे बता देंगे, ठीक है। तो ये इसके आगे लिख लो, पैट से कहां तक पहुंचे हम? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। इसको यूं ना लिख लें SH, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब मैंने आपसे अर्ज किया बेसिक ईपीएस इज ओवर, जरा देख लो ध्यान से। मैं अगले साल पे नहीं जा रहा, ठीक है ना, मैं इसी साल को मुकम्मल करूंगा, फिर इस साल को छुपा दूंगा ताकि 2 सवाल एक दिन में हो जाए, ठीक है। और फिर इसी जैसा एक सवाल आप 2 सवाल घर पे करोगे तो इंशाल्लाह फिर बेहतरी आ जाएगी। एक आधा मैं और भी करवाऊंगा फिर इससे जरा अच्छे लेवल का, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात उसने कहा, स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है बेसिक और डायल्यूटेड दोनों प्रेजेंट करनी होती है। कल हमने क्यों जान छुड़ा ली थी? सेम ही थी, तो हमने कहा था बेसिक एंड डायल्यूटेड, लेकिन आज ये डिफरेंट है ना, तो आज डिफरेंट बताना पड़ेगा ना इसको। तो डायल्यूटेड ईपीएस कितनी आई है? अब अपनी वर्किंग से आकर ये फिगर उठाओ। मैंने बेटा तैयारी करवाई है, इसमें 3-4 ऑप्शन करते, 3-4 चीजें पड़ी हो इकट्ठी, तो उस हिसाब से सवाल कर रहे हैं ना किसी एक साल का, तो मैंने इसलिए ये वर्किंग डाली है यहाँ पे। यही मैं अगले साल में भी डालूंगा, उसमें 2 हो जाने हैं, फिर मैं समझाऊंगा 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, ठीक है। तो वो फिर तरतीब इसलिए एक ही रखी है, ठीक है। अब जब आपने डायल्यूटेड ईपीएस बतानी है तो डायल्यूटेड ईपीएस कहां से निकली है? इसको इससे डिवाइड करके निकली है? नहीं। 32 को 40 से डिवाइड करके निकली है? नहीं। जिस चीज को जिस चीज से डिवाइड करके निकली है बस वही, एक तो ईपीएस ये है डायल्यूटेड हमारी, और फिर उसकी कैलकुलेशन के अंदर ये 2 फिगर नजर आएंगे आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं काम। डायल्यूटेड ईपीएस बताओ जी कितनी है? 1.11। अब यूजर को अगली तकलीफ पड़ गई, ये कैसे निकला? हमने कहा यार 1 मिनट, कौन पे पहुंच गए? 12.3 में जाके ना आप देख लो, आपको वहां कैलकुलेशन मिलेगी। तो 12.3 में हम गए तो वहां पे हमने इसको बताया भाईजान डायल्यूटेड ईपीएस पता है कैसे निकली है। अब हमारी वर्किंग हुई पड़ी है, हमने बस वहां से क्या उठाना है? अर्निंग्स और नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग्स कितनी है जी? अब वर्किंग से उठानी है। अर्निंग 156 और शेयर्स 140। बिल्कुल ये वही वाली है जी, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को बता रहे होते हैं हम कि अगर ये सारे के सारे आज आ जाएं, कन्वर्ट हो जाएं, तो तुम्हारी ईपीएस पे क्या असर पड़ेगा। तो ये अर्निंग्स वही है। चलो मैं लिख देता हूं अर्निंग्स, आप लोगों ने अपनी माफ करना, एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स रुपीज में, ठीक है जी। कितनी? 156 और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। आप देखो ना, ये ऑर्डिनरी शेयर अज्यूम कर रहे हैं कि ये भी ऑर्डिनरी शेयर बन गए हैं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ये नंबर्स में, ये कितने हैं जी? और इसको डिवाइड करने से आंसर जो आता है वो कहलाता है डाइल्यूटेड ईपीएस 1.11। अब ये तकलीफ भी दूर होगी इसकी कि 1.11 कैसे निकला। हमने कहा जी ऐसे निकला। अब नई तकलीफ उसको शुरू हो जाएगी, वो कहेगा यार समझ से बाहर है, ये भी अर्निंग्स और ये भी अर्निंग्स, ओहो ये भी अर्निंग्स और ये भी अर्निंग्स। बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में अर्निंग्स 124, डायल्यूटेड ईपीएस की अर्निंग्स 156। अब ये क्या मुसीबत है? हमने कहा यार एक तो तुम भी ना सादा ही हो। अब हम एक रेकंसिलिएशन बनाएंगे जिसमें हम अर्निंग्स यूज फॉर बेसिक ईपीएस और अर्निंग्स यूज फॉर डायल्यूटेड ईपीएस की रेकंसिलिएशन बनाएंगे, ठीक है। तो हम आए इधर 12.4 में, हमने कहा यार हम तुम्हें बताते हैं 12.4 देखना पड़ेगा तुम्हें। ये नहीं कहना इतना लंबा डिस्कशन, ये तो स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूं मैं।
हर स्टेप पे आप खुद ही लॉजिकली बात समझ आएगी, हाँ यार हाँ इस चीज में मसला है, ये यूजर को बताना पड़ेगा। यूजर के सामने भाई ये सब कुछ नहीं है, ये आपकी रजिस्टर की जीनत बना हुआ है, ये सारा मामला, ये वर्किंग सारी आपके रजिस्टर में है। यूजर के सामने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो उसको तो बताना है ना हमने, ठीक है। तो अब हम उसको बताएंगे भाईजान, हम आपको बताते हैं अर्निंग्स फॉर, अच्छा ये भी कहां से बनेगा, ये भी इसी वर्किंग से बनेगा। क्या मतलब, हमने क्या बताना है, वो क्या कह रहा है 124 और 156 में क्या फर्क है, ये हमारा डिस्क्लोजर ही उधर जा रहा है अभी देखो, ठीक है। हम क्या कहेंगे, अर्निंग्स फॉर बेसिक ईपीएस 124 थी, हमने उसमें ऐड किया है प्रेफरेंस शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स के सॉरी डिविडेंड को, और 156 आ गया, ठीक है। यही बात हम यहां पे जाके लिख रहे हैं, इसलिए वर्किंग करवाई थी, इसलिए अगले साल के दोबारा करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अर्निंग्स फॉर बेसिक ईपीएस 124 है ना यूजर, 124 है ना, हाँ 124 है। अच्छा इसमें ना यूजर हमने ऐड किया है प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड किसका, इररिडीमेबल का। आपको सर हमें तो पता था, भाई यूजर को नहीं ना पता, उसको बताना है कितना 32, और इसको जब ऐड किया तो क्या आंसर आ गया। हमने कहा भाईजान अब आपको आराम आया, कुछ हुनर आराम है, ठीक है। ये क्या है, ये अर्निंग्स हैं यूज फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है जी। अब उसको अगली मुसीबत पड़ जानी है, क्या भला भाईजान, ये भी बताओ ना, यहां पर बेसिक ईपीएस के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स 100 अज्यूम कर रहे हो, और डाइल्यूटेड ईपीएस में जब आते हैं तो यहां नंबर ऑफ शेयर्स 140 यूज कर रहे हो, इसके बारे में भी इस पे कोई टॉर्च डालो। हमने कहा अभी टॉर्च डाल देते हैं, ये भी हमारे पास मौजूद है। हम कहेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बेसिक ईपीएस 100, ऐड कन्वर्जन अजम्पशन है ना, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस। अहमद भाई आप तो सो लिए थोड़ा सा, तो यहां पे हम आए सोते सोते सुनी, ठीक है, ये 12.5 बन जाएगा, बस ये एंड है, इसके बाद अब कुछ नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है। को अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी तो वो तब होगी जब कोई हम वो रीस्टेटमेंट करते हैं ना पिछले साल, वो किसी और सवाल में सिखाऊंगा, फिलहाल इसमें कोई नहीं, ये सवाल एंड हो जाएगा। यहाँ पे हमने आके लिखा भाईजान आपको एक तो अब वेटेड एवरेज, आपको इससे मसला है ना, इससे मसला है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बेसिक वाले और वेटेड एवरेज डेरिवेटिव वाले, इनमें मसला है ना, फर्क क्या है, हम बताते हैं क्या फर्क है, हम बताते हैं, यूजर को क्या पता, तो आपने वर्किंग किया, सवाल तो आपके सामने था जो आपने हल किया और ये वर्किंग की है, यूजर को तो ये सारी कहानी सामने होती है, उसको हम बता रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे आए वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बेसिक ईपीएस, यार बहुत लंबी होगी कहानी, इसको यूं लिख दूं, नंबर ऑफ शेयर्स जरा पूरा आ जाएगा, देखो इतनी थोड़ी बहुत गुंजाइश भी होती है ऐसे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर ऑर्डिनरी कर लेते हैं, चलो यार ये कर लेते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर बेसिक ईपीएस, पूरा लिखो ना, आप तो पूरा लिखोगे ना, मैं तो ये कर सकता हूँ ना, आप पूरा लिखो, जिसने बोला है ना, मैं चेक करूंगा। बेसिक ईपीएस कितने हैं जी 100, उसके बाद हमने क्या किया जी, ऐड किया है कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स भी लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना जी 40, तो ऐड करने से आंसर क्या आ गया, हमने कहा हुनर आम ही, अब तो बस कर दो, ये है नंबर ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस, बस इससे आगे और कुछ भी नहीं है, ये खत्म कहानी, ठीक है। तरतीब क्या चली, वो प्रॉफिट लॉस वगैरह तो नहीं बनाना, खैर यहाँ पे आए बेसिक ईपीएस, हमने कहा जी 1.24, यूजर ने कहा कैसे, हमने कहा ऐसे, उसने कहा अगला मसला ये है कि यहाँ पे पैड नजर आ रहा है 156, तुम्हारा पैड है 124, कैसे, हमने कहा ऐसे, प्रेफरेंस को माइनस किया हमने बेसिक ईपीएस निकालते हुए, उसने कहा चलो ठीक है डन हो गया, डायरेक्ट ईपीएस कितनी है, हमने कहा इतनी, तो उसने कहा कैसे, हमने कहा ऐसे, उसने कहा ये 124 और 156 में भी फर्क है, ये 100 और 100, ये तो तुमने समझा दिया था, चलो अब ये नई चीज क्या है, हमने कहा इन दोनों में फर्क क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है ये बताएं, 1 मिनट का काम है। 156 से सॉरी 124 से 156 तक कैसे आए, 32 ऐड किया, क्या है प्रेफरेंस डिविडेंड रिडीमेबल का, फिर हमने कन्वर्जन होगी ना, अज्यूम किया कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी वजह से 100 से 140 से पहुंचे क्योंकि हमने कन्वर्जन अज्यूम किया, ठीक है। तो ये रेकंसिलिएशंस हैं 3 उधर, नहीं जी एक्सक्यूज, तुम सीट बदल लो, इधर आगे आ जाओ, इसको जगह दो मुर्तजा। अच्छा जी अगले साल में चलते हैं भाई, अगले साल में ये सारा काम दोबारा होगा, ठीक है जी। ये अर्निंग्स पर शेयर का डिस्क्लोजर है, लेकिन अभी वेट करें, दूसरे साल का भी बन लेने, ज्यादा अच्छी तस्वीर आएगी, ठीक है। शुरू करें अब, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, तो मैं वर्किंग नंबर 3 कह देता हूं अब इसको। अच्छा जी प्लीज बेटा, बेसिक ईपीएस निकालनी है हमने, प्रॉफिट है ₹200 मिलियन, आई थिंक, बोलो 200 मिलियन ही था ना। और मेरे प्यारे बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स अभी भी रिडीमेबल ही हैं, ठीक है, सिंस एंड कॉर्पोरेशन पढ़े हैं, और 2025 में जाके रिडीमेबल होंगे, कन्वर्टेबल, सॉरी रिडीमेबल कह रहा हूं, कन्वर्टेबल होंगे, ठीक है ना। तो अभी तक तो इसका मतलब इस साल के अंदर भी इन्होंने डाइल्यूटेड में आना है, बेसिक में नहीं आना, ठीक है। और चूंकि मैंने इनको इररिडीमेबल अज्यूम किया हुआ है, तो फिर -32 मिलियन में वैसे ही आएगा, और डिवाइडेड बाय सिर्फ 100 ही होगा, 100 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, क्योंकि कुछ और हुआ ही नहीं।
अब मैक्सिमम क्या हो सकता था, यहाँ पे कोई राइट इशू हो जाता, कोई मार्केट प्राइस पे नए शेयर इशू हो जाते, दौराने साल होते, कोई बोनस अपडेट कंसोलिडेशन, मजा आता, मजा ही नहीं आया सवाल के अंदर ना। ये वर्किंग यहाँ ये डिनोमिनेटर चेंज ही नहीं हुआ बेसिक ईपीएस वाला। असल में उसका फोकस ही इस वक्त डिस्क्लोजर पे था इस सवाल में, इसलिए उसने ये सारा काम पहले सिखाया हुआ है, हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है ऑलरेडी उसकी, तो वो आपको पता है, अगर ऐसा हो जाएगा तो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिक ईपीएस 1.68। अच्छा, अब मैं ना इसको जरा रोक के आगे लेके जाता हूँ। रोक किस तरह से कि मैं ये कहता हूँ, अगर सवाल के अंदर ध्यान बंद, अगर सवाल के अंदर वो सिर्फ बेसिक ईपीएस का डिस्क्लोजर मांग ले तो यहीं पर रोक कर ये कर लेते हैं, फिर डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं, क्या ख्याल है? जरा ये ब्रेक भी लग जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जाकर बताया उसको बेसिक ईपीएस आई है जी 1 पॉइंट कितनी, यूजर ने कहा कैसे, हमने कहा अभी बताते हैं, वर्किंग देख के ना, वर्किंग देख के जी। 200 माइनस 32 कितना बनता है? 168 और 100, इन दो से यूज हुआ है, यूज होकर निकला ना। हम यहाँ पे आके लिखा 168 और यहाँ पे 100 और ये आ गया 1.6 से। हमने कहा जी ऐसे निकला है। उसने कहा हमने कहा 12.2 में जाओ, पहले से बना हुआ है ना 12.2 में जाओ, 12.2 में आया। हमने कहा असल में ना पैट जो है वो 200 है, लेकिन भाईजान हमने ना 32 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड से माइनस किया है तो ये 168 पे पहुंचा। ठीक हो गया। अब अगली बात डायल्यूटेड ईपीएस पहले निकालेंगे तो फिर डिस्क्लोज करेंगे तो फिर डिस्क्लोजर बनाएंगे, यानी कि बेसिक ईपीएस इतनी सी थी। बेसिक ईपीएस कैसे निकाली, उसमें जो लड़ाई झगड़ा होता है वो आपको पता है, वो यहाँ पे होता है ज्यादा, तो वो हमारे सवाल के अंदर उसने वैसे ही खामोश रखा हुआ है, क्योंकि डिस्क्लोजर की हद तक इतना ही होना है, जो लड़ाई झगड़ा होना है वो वर्किंग में होकर यहाँ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाने हैं, उससे जो ईपीएस निकलनी है उसका डिस्क्लोजर सिर्फ इतना ही बनना है बस, ठीक है। अच्छा, डायल्यूटेड ईपीएस न्यूमरेटर तरतीब वही रखी है मैंने, डिनोमिनेटर अगर वो बेसिक और डायल्यूटेड दोनों के डिस्क्लोजर मांगेगा, जिस तरह मैं आज सवाल करवा रहा हूं, तो फिर प्रोबेबली 1 साल का ही मांगेगा। उसकी वजह यह कि ये 6-7 नंबर 7-8 नंबर से ज्यादा का सवाल ही नहीं आ सकता जिस नस्ल से ये ताल्लुक रखता है टॉपिक, ठीक है ना। तो इसलिए ये ना कहा करो ये आ जाए, कहा करो जो आए बस अल्लाह मुझे पास कर दे, ऐसे ना कहा करो। ईपीएस निकल आएगी यहाँ पे। अगली बात वर्किंग 2 है हमारी, वर्किंग 4 बल्कि बन गई, वो रैंकिंग है। रैंकिंग होगी क्योंकि ऑप्शंस इशू हुए हैं साल में पहले ही दिन, और मजे की बात आपको पता है ऑप्शन का नंबर 1 होता है, तो ऑप्शन पहले आएंगे रैंकिंग में आज इस साल में और प्रेफरेंस शेयर्स बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। खैर रैंकिंग करते हैं जी। सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं, चेंज इन न्यूमरेटर लेंगे, चेंज इन डिनोमिनेटर लेंगे, उसके बाद क्या करते हैं जी, इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालते हैं और फिर रैंक कर लेते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, लोएस्ट नंबर 1 और सो ऑन, सबसे लोएस्ट सबसे पहले नंबर पे होता है, ठीक है। चले अब मैं तरतीब वही रखूंगा जैसे मेरे सवाल के अंदर थी तरतीब। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हुआ पड़ा है ना पहले, ठीक है। हमने कहना है जी अगर प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी मैंने पहले लिख दिया था मालूम, अगर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाए तो न्यूमरेटर में क्या चेंज आएगा, यहीं से उठा सकते थे ये वाला 32, ठीक है ना जी। मैं तो दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ। हम कह रहे हैं जी अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाए ना जी तो फिर 20 मिलियन हैं, मुझे पता है यार, मैं जरा समझ रहा हूँ कि ये अकेला सवाल है, पिछला नहीं हुआ पड़ा, पहली बार कर रहा हूँ ये। अच्छा फिर नहीं पूछे तो सबर कर जाओ। 8% कितना आ गया, ये 32 रुपये से जी न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा। और क्या है जी, एक प्रेफरेंस शेयर 2 ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होता है, तो 2 इंटू 20 इंटू 2 करना चाहिए। कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 20 मिलियन इंटू 2 40 ईपीएस, तो ये तो वही उठा कर लिखा है, लेकिन मैंने जरा इस तरह से अज्यूम किया ना कि जरा ये साल नहीं है और मैं नए सिरे से कर रहा हूँ, जरा रिवीजन हो जाए, ताकि ये एक सवाल और ये दो सवाल करवा दूं ना मैं बहाने से। अच्छा अब ऑप्शंस तो कन्वर्ट तो नहीं किए, अज्यूम किया अगर कन्वर्ट हो जाए तो, अगर कन्वर्ट कर लिया होता तो बेसिक ईपीएस पे असर डालते ना। कैसी बात कर रहे हो, हम सारे ही कन्वर्टेबल को अज्यूम करते हैं डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हो कि ये कन्वर्ट हो गए। क्या चीज भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे अगर 2021 या 22 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 21 में नहीं कन्वर्ट हो जाते इनटू शेयर्स, एक्चुअली हो जाते तो वो फिर बेसिक में आ जाते, डायल्यूटेड में रहते ही ना। तो फिर जाहिर सी एक शेयर कन्वर्ट होकर ऑर्डिनरी शेयर बन गया, आप उसे कैसे कह सकते हैं ये कन्वर्टेबल है, वो कन्वर्ट हो चुका, और जो कन्वर्ट हो गया वो वेटेड एवरेज शेयर्स के अंदर चला गया होगा बेसिक ईपीएस कैलकुलेशन में, वहां पे शेयर्स तो बढ़ गए ना, ठीक है। अच्छा जी वही वाली बात है। अच्छा जी आगे बढ़ने दें। 4 मिलियन शेयर ऑप्शंस वाई इशूड ऑन 1 जनवरी 22 के साल पहले दिन, इसलिए पिछले साल को लिया नहीं था। विच कैन बी एक्सरसाइज एट अ फ्यूचर डेट, अभी नहीं एक्सरसाइज हुए, कभी होंगे। एक्सरसाइज प्राइस है 20 पर शेयर, एवरेज मार्केट प्राइस दी होती है उस साल की जिसमें इशू होता है, ठीक है। द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इन एयर ड्यूरिंग द ईयर वाज 40। तो क्या सिखाया था, सबसे पहले बताओ न्यूमरेटर में क्या चेंज आएगा। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होता था, कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे जो सेव हो गया है, ठीक है। हाँ डिनोमिनेटर के अंदर हम कहते थे जी 4 मिलियन ऑप्शन है, 4 मिलियन ऑप्शन है, डिवाइड करो इनको मार्केट प्राइस से
40 और मल्टीप्लाई करोगे किससे? डिफरेंस से, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस। बोनस एलिमेंट निकाल रहे हैं ना, फ्री शेयर्स इन ऑप्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो कितना है जी? 20। आंसर इज 2 रुपीज नहीं, 2 शेयर्स, 2 मिलियन शेयर्स एक्चुअली, ठीक है जी। 0 रैंक 1 रैंक 2, ठीक है। अब रैंकिंग आ गई है। स्टेप 1 बेसिक ईपीएस लिखेंगे, वही काम दोबारा कर रहा हूं लेकिन उसको नहीं देख रहे हम नए सिरे से कर रहे हैं ताकि हमारा रिवाइज हो जाए जरा। बेसिक ईपीएस में न्यूमिनेटर क्या है? 168, डिनोमिनेटर क्या है? 100, 1.68। ऑप्शंस को आप पहले ऐड करेंगे, ठीक है। यहां पे तो था ये अकेला, इसलिए वो ऐड हो गया, तो जरूरत नहीं थी रैंकिंग की, लेकिन मैंने बस रिवाइज करवाया, अच्छा, ताकि इस सवाल के अंदर फिर इजीली आप उसको सीखते चले जाएं। तो ऑप्शंस को ऐड करते हैं। ऑप्शंस को पकड़ा, न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड किया, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया। न्यूमिनेटर हो गया 168, डिनोमिनेटर हो गया 102 और जी 1 आगे बढ़े, अभी आगे पढ़ा है। अगर तो 1.65 से ऊपर जा रहा होगा तो हम कहेंगे ये एंटी डायल्यूटिव है, फिर 1.65 ही हमारी डायल्यूटेड डीपीएस होगी, ठीक है ना। आगे हमने ऐड किया प्रेफरेंस शेयर्स को, न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड किया, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया। कितना बन गया न्यूमिनेटर? 200, 142, 4। अब खत्म होगी कहानी। तो ये क्या है? डायल्यूटेड ईपीएस। इससे आगे भी चल सकता था, आगे कोई बॉन्ड्स होते और वो भी डाइल्यूट कर रहे होते, नहीं भी कर रहे होते, कर भी रहे होते, दोनों सिचुएशन हो सकती थी, आगे भी बढ़ सकता था, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब आए हम यहाँ। हमने यूजर को डरते डरते बताया हमारी डायल्यूटेड ईपीएस कितनी है। डर इसलिए रहे कि वो बहुत बातें पूछता है आगे से। अब वो कह रहा है अच्छा कैसे? हमने कहा अभी बताते हैं। 1.41 जहां से उठाया ना वर्किंग में, इसी के सामने पड़ा हुआ है वो न्यूमिनेटर और वो डिनोमिनेटर जिससे ये निकला है, बस यही आपका डिस्क्लोजर है, ठीक है। समझ आ रही है ना बात की? यहाँ पर किससे उठाया था? इसको, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर शो किया, ये आंसर जो आ रहा है। ऊपर वालों को छोड़ो, इसको पकड़ो, 200 और 142। यहाँ पे आया, हमने आगे लिखा डायल्यूटेड ईपीएस के अंदर अर्निंग्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कितनी है जी? 200 और 142। आंसर आ गया 1.41। अब अगली कहानी फिर वही उसकी, इधर 168 है, इधर 200 है, फर्क बताओ। हमने कहा आज दो चीजें हैं, बताते हैं आपको। पहले तो लेके आओ अर्निंग्स और बेसिक ईपीएस कितनी है? 168। उसके बाद ऐड किया था हमने प्रेफरेंस, ये अच्छा ये तरतीब ये चल रही होती है। अब ये डिस्क्लोजर देना है ना, बेसिक ईपीएस का न्यूमिनेटर और डायल्यूटेड ईपीएस का न्यूमिनेटर में क्या फर्क है जी? सिफर का ऑप्शन ऐड हुआ, 32 का प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ऐड हुआ, कोई 20 रुपए का लेट्स से बॉन्ड का इंटरेस्ट ऐड हुआ, अगर होता तो करते चले जाते। तो क्या फर्क है, क्या रेकंसिलिएशन बना रहे हैं? बेसिक ईपीएस के न्यूमिनेटर का डायल्यूटेड ईपीएस के न्यूमिनेटर से रेकंसिलिएशन बना रहे हैं। दरमियान में जो चीजें हमारी वर्किंग में पड़ी तो है, बस उनको ऐड कर दो। मुझे पता है मैंने ऑप्शन लिखना है, आपने सीखना है, पर मैं लिखूंगा ऐड ऑप्शन, इसका कुछ भी नहीं होता ऐड, लेकिन इसलिए लिखा कि अगर इसी तरह से कोई डिवेंचर या बॉन्ड आता, उसका इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स वो यहां पर ऐड होना था। हमारी वर्किंग हमें बनवा रही होती है रेकंसिलिएशन, ठीक है। पिछले साल तो ये था ही नहीं ना, पिछले साल तो ये था ही नहीं, इस साल ये है, लेकिन इसका न्यूमिनेटर पे कोई असर नहीं होता, मैंने ये लिख दिया इसलिए। आप पर्चे में नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, क्योंकि आपका इस तरह से ये 200 के साथ मैच कर जाएगा, 0 ना भी लिखो। डन हो गया। अगली कहानी 100 और 142 का फर्क क्या है? हमने कहा ये है फर्क, ये 100 और ये 142, दरमियान में ये दो चीजें 2 और 40, उनके नाम से लिख दो, रेकंसिलिएशन बन गई। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं जी? 100। ऐड करो। आपको तकलीफ हो रही है कि पहले प्रेफरेंस शेयर आ रहा है, मैंने पिछली क्लास के अंदर ना पहले ऑप्शन लिख के फिर प्रेफरेंस शेयर लिख दिए थे, फर्क कोई नहीं पड़ता। मैंने कहा इस दफा दूसरी तरह भी करके देख लेते हैं, मेरी अपनी लर्निंग भी हो रही होती है ना, मैं कहता हूं दोनों से करके देखता हूं क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है। सुबह ज्यादा अच्छा लग रहा था बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पर्चे के पॉइंट से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये साथ साथ चलता जा रहा है ना आगे, कोई बात नहीं, आगे रैंकिंग वाली तरतीब लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 40 ऐड हुआ, देखो 100 से 142 पे कैसे आए? 2 भी ऐड हुआ है, 40 भी ऐड हुआ है। 40 की तरह पहले राइटिंग में लिखा हुआ था अंग्रेजी में, वो मैंने पहले ऐड कर दिया, और अगला ऐड क्या है? कन्वर्जन ऑफ ऑप्शन। बल्कि इसमें फ्री शेयर्स होते हैं, ऑप्शंस बस लिख दो, ऑप्शंस के अंदर फ्री शेयर्स निकालते हैं ना हम, ये तो ठीक है 2। तो ये कितना हो गया? चलो कुछ बेहतरी आई, अब कुछ कंफर्टेबल हुए हो? ये डिस्क्लोजर है। इसके अंदर आप देखो एक और चीज आ सकती है, इसी सवाल के अंदर वो एक डिवेंचर या बॉन्ड भी डाल देता, ठीक है, तो क्या होता? इधर एक चीज बढ़ जाती, लेट्स से वो भी डायल्यूटिव भी होता, ठीक है, तो उसकी इंटरेस्ट सेविंग न्यूमिनेटर में ऐड हो रही होती, और उसके नंबर ऑफ शेयर कन्वर्ट होने के बाद वाले जो है डिनोमिनेटर में भी ऐड हो रहे होते। यहां पे क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं, हमने वहां तो आखिर ही उठाना था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इस पहले डिस्क्लोजर के लिए, इसके लिए। उसके बाद हमने बताना था 168 से 200 तक कैसे आया, हमने कहना था जी ऐड हुआ ऑप्शन का 0, ऐड हुआ प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, ऐड हुआ डिवेंचर्स का इंटरेस्ट। फिर हमने बताना था कि ये 100 शेयर्स और ये 142 शेयर्स का क्या है, तो हमने कहा था जी 100 में ऐड हुआ ऑप्शंस वाले शेयर, फिर ऐड हुए प्रेफरेंस शेयर, फिर ऐड हुए बॉन्ड्स के कन्वर्टेड शेयर्स, ठीक है ना। तो मैक्सिमम यही हो सकता है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं। आप पिक्चर ले सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर क्या लिखना यार, बस ये तो ईपीएस का नोट है बेसिकली, पेज 540। ठीक है जी, पार्ट 2 शुरू हुआ अभी तक, शुरू हुआ है, चलें आप कर दें।